दिल्ली की उमस और गर्मी के बीच शहर की गलियां सुनसान लग रही थीं, लेकिन और कंपनी का नया लॉन्च रेड डिजायर हर सड्डेच, हर मॉल और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन चुका था। लाल रंग की चमकदार बोतलें, गोल्डन लेटरिंग और लोगों की आंखों में उत्सुकता, सब कुछ इतना आकर्षक था कि कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि इन बोतलों के पीछे छुपा है एक खतरनाक रहस्य। इंस्पेक्टर आर्यन वर्मा, 35 साल का अनुभवी और तेज दिमाग वाला क्राइम इन्वेस्टिगेटर, अपने ऑफिस में बैठे होशपूर्वक जांच कर रहा था। 3 दिनों में 3 अजीब मौतें हो चुकी थीं। हर सीन में केवल एक समान चीज, खाली लाल परफ्यूम की बोतल। न तो कोई गवाह, न कोई संघर्ष का निशान, बस खून और लाल बोतल। आर्यन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं, बल्कि किसी के दिमाग की गहरी योजना का हिस्सा था। पहला सीन बेहद डरावना था। कमरे के फर्श पर खून बिखरा हुआ, मृतक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, जैसे उसने खुद अपनी मौत को गले लगा लिया हो। फर्श और दीवारें पूरी तरह साफ थीं, केवल लाल बोतल वहां खड़ी थी। आर्यन का इंट्यूशन उसे बता रहा था, यह सिर्फ खून का खेल नहीं, बल्कि कोई मानसिक और मनोवैज्ञानिक ट्रैप है। फिर उसे एयूआरए कंपनी के मुख्यालय का रास्ता मिला। वहां माया सैनी खड़ी थी, ग्लैमरस, आत्मविश्वासी और खतरनाक। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह जानती हो कि उसके हाथ में कुछ ऐसा है जो शहर को बदल सकता है। उसने आर्यन से कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह खुशबू सिर्फ आत्मविश्वास देती है, डर की कोई बात नहीं। आर्यन को पता था कि वह सच नहीं कह रही। लैब में जांच के दौरान आर्यन को डरावना सच पता चला। रेड डिजायर में खून मिला हुआ था, और वह खून था राघव चोपड़ा का, जिसने यह फॉर्मूला बनाया था, लेकिन अब लापता था। डॉक्टर निहारिका देसाई ने बताया कि खून में न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन थे, जो इंसान को हिंसक और पागल बना सकते थे। रिकॉर्डिंग में राघव कह रहा था, यह खुशबू इंसान के भीतर का जानवर जागा देती है। और अचानक माया की आवाज रिकॉर्डिंग में गूंजी, राघव, यह खुशबू अब मेरी है। आर्यन को समझ में आ गया कि माया ही असली खतरा थी। उसका इरादा केवल आत्मविश्वास देना नहीं, बल्कि शहर में अराजकता फैलाना था। और तभी शहर की गलियों में एक अजीब सी लाल रोशनी चमकी, जैसे किसी ने शहर को चेतावनी दी हो कि खूनी खेल शुरू हो चुका है। शहर अब रेड डिजायर के जादू में डूब चुका था। जो लोग खुशबू लगा चुके थे, उनमें भीतर छुपा हिंसक पक्ष अब जाग उठा था। कॉर्पोरेट ऑफिस, मॉल और घरों में लोग अचानक गुस्सैल हो रहे थे। एक युवा अधिकारी, जो सुबह तक सामान्य था, अपने सहकर्मी पर टूट पड़ा। घरों में बच्चों और बुजुर्गों की चीखें गूंजने लगीं। आर्यन ने देखा कि यह अब सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पूरे शहर में फैलती अराजकता बन चुकी थी। आर्यन ने खुद को संभाला और गहरी सोच के बाद गोडाउन की तरफ बढ़ा। वहां उसने हजारों लाल बोतलें देखीं, हर बोतल जैसे किसी खतरनाक जहर की कतार। और वहां खड़ी थी माया सैनी, लाल खुशबू की बोतल हाथ में लिए, उसकी आंखों में वही घातक चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास का भयंकर मिश्रण। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। देखो, तुम्हारे भीतर क्या जागा है। आर्यन ने गहरी सांस ली और माया की तरफ बढ़ा। माया ने खुद पर पूरी बोतल छिड़क दी। तुरंत ही उसका व्यक्तित्व बदल गया। आंखों में पागलपन, चालें तेज और शरीर में अद्भुत शक्ति। भीड़ पहले से प्रभावित और हिंसक थी, और अब उनका गुस्सा और तेज हो गया। आर्यन ने खुद पर भी थोड़ी खुशबू छिड़की, ताकि उसकी मानसिक शक्ति बनी रहे। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। झटका, गिरना, उठना, खून और चीखें हर तरफ थीं। माया लगातार हमला कर रही थी, और आर्यन हर कदम सोच समझकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच शहर में पहला असली मर्डर हुआ। एक व्यवसायी, जो REDDSIRE लगा चुका था, अचानक अपने सहकर्मी पर टूट पड़ा। चीखें, संघर्ष और अंत में मौत। फर्श पर खून फैला, लेकिन कोई स्पष्ट संघर्ष नहीं दिखा। यह मर्डर आर्यन के लिए सिखाने वाला था कि रेड डिजायर केवल खुशबू नहीं, बल्कि पागलपन का ट्रिगर है। आर्यन ने महसूस किया कि माया का खेल अब पूरे शहर तक फैल चुका है। उसने खुद को नियंत्रित किया और माया को पकड़ने के लिए हर संभव चाल और ताकत का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच संघर्ष हिंसक और तीव्र था, जैसे दो जानवर एक दूसरे पर टूट पड़े हों। शहर में रेड डिजायर का असर अब और भी व्यापक हो चुका था। लोग अचानक हिंसक और पागल हो रहे थे। सड़कें जैसे जंग के मैदान बन गई थीं। दुकानों में तोड़फोड़,
गाड़ियों में टकराव और घरों में डर और चीखें। आर्यन ने देखा कि लोग केवल अपने भीतर का जानवर बाहर निकाल रहे थे और यह सब माया की योजना का हिस्सा था। आर्यन ने गहरी सांस ली और गोडाउन की ओर बढ़ा। माया ने वहां अपनी शक्ति पूरी तरह दिखा दी थी। लाल खुशबू की बोतल हाथ में लिए वह अपनी चालाकी और पागलपन से हर किसी को प्रभावित कर रही थी। आर्यन ने खुद पर थोड़ी खुशबू छिड़की ताकि मानसिक शक्ति बनी रहे। दोनों के बीच संघर्ष अब चरम पर था। झटका, गिरना, उठना, खून और चीखें हर तरफ थीं। माया लगातार आर्यन पर हमला कर रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि माया केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शहर में फैले डर और हिंसा की मूर्ति बन चुकी थी। इस बीच शहर में और भी बड़े मर्डर सीन घटने लगे। एक परिवार के भीतर 2 लोग अपने ही पर हमला कर बैठे। मॉल में लोगों ने दुकानदारों पर टूटकर तोड़फोड़ की। यह सब रेड डिजायर के प्रभाव का परिणाम था। आर्यन ने समझा कि इसे रोकना अब उसकी जिम्मेदारी है, वरना पूरा शहर पागलपन में डूब जाएगा। संघर्ष के बीच आर्यन ने माया के असली प्लान का खुलासा किया। उसने देखा कि माया ने आरआईडी डिजायर में केवल खून और हार्मोन नहीं, बल्कि एक मानसिक ट्रिगर मिलाया था जो इंसान के भीतर की हिंसा को सक्रिय करता था। यह केवल आत्मविश्वास की खुशबू नहीं, बल्कि पागलपन का जहर था। पार्ट के अंत में माया अचानक गायब हो जाती है और पीछे केवल बोतलों की लाल चमक और हवा में फैली हल्की खुशबू रह जाती है। आर्यन खुद को संभालता है, लेकिन वह जानता है कि माया का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। शहर अब रेड डिजायर की भयावहता से डर के साए में डूब चुका था। सड़कें वीरान थीं, लोग या तो छिपे हुए थे या अपने भीतर के पागलपन में लिप्त। आर्यन ने महसूस किया कि अब कोई समय नहीं बचा। अगर माया को रोका नहीं गया तो पूरा शहर अराजकता में डूब जाएगा। गोडाउन में आर्यन और माया आमने सामने खड़े थे। माया ने बोतल उठाई और हंसते हुए कहा, आर्यन, अब तुम भी जानवर बन सकते हो। देखो शहर कैसे झूम रहा है। आर्यन ने जवाब दिया, मैं इसे खत्म करूंगा, चाहे जो भी हो। दोनों के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हुआ। झटके, दौड़, गिरना और उठना, हर जगह खून और चीखें। माया ने अपने पागलपन और चालाकी का पूरा इस्तेमाल किया। आर्यन ने रणनीति बनाई और अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित करते हुए माया पर हमला किया। यहीं अचानक शॉकिंग ट्विस्ट आया। आर्यन ने देखा कि माया ने रेड डिजायर की एक नई बोतल कहीं छुपा रखी थी। यह बोतल पहले से भी खतरनाक थी, जिसमें केवल पागलपन ही नहीं, बल्कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देने की क्षमता थी। आर्यन ने महसूस किया कि माया का प्लान केवल शहर को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि पूरे समाज में अराजकता फैलाना था। अंतिम लड़ाई में आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और माया को जमीन पर गिरा दिया। उसने रेड डिजायर की सभी बोतलें तोड़ दीं और आग में फेंक दी। माया की हंसी हवा में गूंजती रही, लेकिन वह धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी। लेकिन पार्ट के अंत में सस्पेंस बना रहा। आर्यन ने देखा कि हवा में हल्की लाल खुशबू अब भी मौजूद थी। उसका इंट्यूशन उसे बता रहा था कि माया का खेल शायद अभी भी कहीं ना कहीं जीवित है। शहर धीरे धीरे अपने होश में लौट रहा था। REDDSIRE की सभी बोतलें आग में जल चुकी थीं। माया का पागलपन खत्म हो चुका था और आर्यन ने महसूस किया कि उसने शहर को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। लेकिन हवा में हल्की लाल खुशबू अभी भी थी, जैसे कहीं न कहीं पागलपन का बीज अभी भी जीवित हो। आर्यन ने शहर की गलियों का जायजा लिया। लोग धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान और भय के निशान थे। कुछ लोग अपने भीतर के डर को समझ ही नहीं पाए थे। आर्यन ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। कभी भी कोई भी व्यक्ति हवा में बची लाल खुशबू के संपर्क में आकर उसी तरह पागलपन में डूब सकता था। डॉ. निहारिका ने बताया कि REDDSIRE का फॉर्मूला वैज्ञानिक दृष्टि से इतना खतरनाक था कि उसका असर वर्षों तक महसूस किया जा सकता है। आर्यन ने सोचा कि उसने माया को रोका, लेकिन क्या यह खुशी स्थायी होगी? उसके मन में सवाल उठे कि क्या शहर कभी पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगा? पुलिस रिपोर्टों में लिखा गया कि माया की मौत के बाद शहर में हिंसा कम हुई, लेकिन कुछ मामलों में लोग अचानक हिंसक व्यवहार दिखा रहे थे। आर्यन ने महसूस किया कि RED डिजायर केवल एक खुशबू नहीं थी। यह पागलपन और हिंसा का ट्रिगर था जो कभी भी लौट सकता था। कहानी का अंत यहां होता है, लेकिन सस्पेंस और एम्बिग्विटी बरकरार रहती है। लाल खुशबू ने शहर में डर, पागलपन और साइकोलॉजिकल थ्रिल का बीज हमेशा के लिए बो दिया था।
आर्यन अपने ऑफिस में खड़ा होकर सोचता है, शहर सुरक्षित हुआ, लेकिन असली खतरा हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद है। कहीं कोई और RID डिजायर के खेल में फंस सकता है। अंत में हवा में हल्की लाल चमक और खुशबू रह जाती है, जैसे यह याद दिला रही हो कि खूनी खेल कभी खत्म नहीं होता।